नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं अपने किसी ना किसी बयान को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी यात्रा पर हैं, लेकिन वहां बोस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कहा कि देश में सियासी घमासान मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के चुनावी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और इसे ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। राहुल के वोटर लिस्ट पर उठाए गए इन सवालों ने सियासी ट्विस्ट को एक बार फिर बढ़ा दिया। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी राहुल गांधी को लोकतंत्र और भारत विरोधी करार देती नजर आई। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बदनामी की सुपारी ले चुके हैं। वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो देश का अपमान करने का काम करते हैं। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी का ज्ञान लोकतंत्र का अपमान नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर। The Election Commission gave us a figure, voting figure, between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed. 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. एक नहीं अनेक चुनाव हारने के बाद भी कुछ राजनीतिक दल और राजनेता सीखते नहीं। क्या वाकई के अंदर देश की जो संस्थाएं हैं उनको विदेश के अंदर जाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है और क्या यह सब प्रायोजित होता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और रिटायर्ड आईएएस एके सिंह साहब। शुरुआत प्रतीक आपके साथ। क्या महज ये इत्तेफाक है कि हर दौरे के साथ, विदेश दौरे के साथ राहुल गांधी कुछ एक ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा होता है? नहीं, उन्होंने गलत क्या कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप बता रहे हैं कि गलत है, उसमें गलत क्या कहा गया ये तो आपने बताया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो भारतीय होने पे ही शर्म आती थी। तो क्या वो सही था? वो देश का सम्मान कर रहे थे वहां पे। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि 2019 से लेकर के जून 2024 तक 32 लाख वोटर जो है वो हरियाणा में जुड़ गए। टोटल वोटर है 9.70 करोड़ और जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है वो है 9.54 करोड़। तो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा टोटल वोटर कैसे चलेगा? इंटरेस्टिंग। ये तो सेंसेक्स का आंकड़ा होगा ना? सेंसेक्स तो है ही नहीं। सेंसेक्स का नहीं है, ये जो महिला एवं बाल, मैं बता रहा हूँ ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो डेटा है और वो 2020 का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सेंसस तो 21 में कराना था, वो चुनाव 24 में नहीं करा पाए। तो आप ये कह रहे हैं 20 से 24 के बीच में कोई अडल्ट नहीं हुआ? नहीं, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि 19 से 24 के बीच में 32 लाख वोटर जुड़े, मतलब 5 साल के अंदर कितने जुड़े? 32 लाख। और जून 2024 से नवंबर 2024 मतलब 4 महीने में कितने लाख वोटर जुड़े? 39 लाख। तो जो 5 महीने में जितने वोटर नहीं जुड़े उससे ज्यादा एकदम से पॉपुलेशन विस्फोट हो गया 6 महीने के अंदर, और 6 महीने के अंदर वहां पे उतने वोटर जुड़ गए। फिर जो शाम को 5:30 बजे जो चुनाव आयोग ने बताया कि 65 लाख वोट बजे, शाम को जो 5:30 बजे के बाद में बताया कि 65 लाख वोटर और वोट कर गए। मतलब क्या हुआ? अगर 2 से 3 मिनट वोट करने में भी लगता है तो रात को 2 हरियाणा में तो आप खुद थे, हरियाणा में तो आप खुद जिम्मेदारी देख रहे थे, कई जगहों की जिम्मेदारी देख रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया को बखूबी समझते। मैं नहीं मानता, हो सकता है राहुल गांधी को जानकारी ना हो कि भाई किसी पोलिंग बूथ पर किस तरीके से वोट डालते हो। आपको तो बखूबी पता होगा। नहीं, राहुल गांधी भाई कैसे पता? मैं नहीं जानता भाई। आपको नहीं पता? मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आपको पता है। मुझे तो पता है। और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है प्रतीक, कि बाकायदा जब लास्ट में ईवीएम मशीनों को सील किया जाता है तो वहां जो भी आपके वहां पे पोलिंग एजेंट होंगे उनके हस्ताक्षर होते हैं, बाकायदा एक लिस्ट दी जाती है, दी जाती है ना। उसके बाद फिर वो जिस ईवीएम को सील करते हैं उसकी कोडिंग भी होती है, वो भी लिस्ट होती है पार्टियों के पास। फिर जहां रखी जाती है वहां के सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं।
और वो उससे संतुष्ट होकर ही तो उसको साइन करते अरे होंगे। फिर ये विवाद क्यों होता है भाई? हाँ मैं बता रहा हूं जब वीडियोग्राफी हमने मांगी हरियाणा चुनाव के बाद में, तो चुनाव आयोग ने उसका नियम बदल दिया और वीडियोग्राफी देने से मना कर दिया। आप बोल रहे वीडियोग्राफी होती है तो दे दीजिए ना, चुनाव आयोग से यही तो कह रहे थे, वीडियोग्राफी हुई है वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं नियम क्यों बदल दिए? जिस पोलिंग बूथ की दिक्कत अभी आप बोल रहे हैं उस पर आपके पोलिंग एजेंट ने साइन किए होंगे। अभी आपने बोला वीडियोग्राफी होती है, अभी आपसे क्या बोल रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला वीडियोग्राफी होती है, हम बोल रहे हैं वीडियोग्राफी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? फिर काहे के लिए करा रहे हैं? AK सिंह साहब, फिर क्यों करा रहे हैं? किसी एक पार्टी की मांग के हिसाब से तो नहीं चलेगा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं चलेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। एक बूथ एजेंट, नियम अभी बदला हरियाणा बूथ एजेंट महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, ठीक है, एक बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, बाकायदा उसकी एक लिस्ट होती है, वो जारी होती है, उस पर पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं, फिर वो कहां जा रही है वो भी साइन होते हैं, उस पोलिंग बूथ पर कौन से सीरियल की ईवीएम है वो सीरियल नंबर भी पार्टियों को मिलते हैं, उसके बाद वो रखी जाती हैं, जहां रखी जाती है वहां के सीसीटीवी कैमरे पार्टियों की एक्सेस में होते हैं। नहीं होते? वहां भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अरे भाई बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बाकायदा आप निगरानी रख सकते हैं, बाकायदा आप कंट्रोल रूम से निगरानी रख सकते हैं। AK सिंह साहब इसके आगे सुनिए, अगर किसी पार्टी को दिक्कत है तो बाकायदा वो रैंडमली किसी भी पोलिंग बूथ की किसी ईवीएम को चेक कर सकती है। अब मुझे बताइए मैं कहां गलत हूं? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस की समस्या ये है कि ये इतनी बुरी तरह से सब जगह से हार रही है पिछले कई वर्षों से, 11-12 वर्षों से, कि अंतिम सहारा इनका जो है वो असत्य का सहारा है। ये जो महाराष्ट्र की इलेक्शन की बात हो रही है, अगर आपको याद हो तो ये सारे बिंदु जो आज प्रतीक जी यहाँ पर उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था और उसका 116 पेज का डिटेल्ड उत्तर इलेक्शन कमीशन ने दिया था इन्हें लिखित में, और वो वेबसाइट पे आज की डेट में अवेलेबल है। ये जो वीडियोग्राफी वाली बात कर रहे हैं कि उनको वीडियो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, उसके बारे में जो सत्य है वो ये इस प्रकार से है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो भी चाहेगा हम उसे वीडियो जो है वो उपलब्ध नहीं कराएंगे, लेकिन अगर कोई किसी बूथ के ऊपर फॉर्मल कोई चुनौती देता है, ठीक बात है, कि यहाँ पे गलती हुई है, गड़बड़ हुई है, और कोई उसकी चुनौती देता है, उस परिस्थिति में जो है उस वीडियोज को उपलब्ध कराया जाएगा। राइट? इलेक्शन कमीशन ने ये भी बता दिया है कि कौन से लोग नहीं। AK सिंह साहब बाकायदा 6 महीने तक चैलेंज कर सकते हैं कि भाई फला ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, उस फला ईवीएम को आप बाहर निकालिए, सीरियल नंबर पार्टी के पास होते हैं, दे कैन चेक इट। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये जो तर्क जो दिए जा रहे हैं, इसे सिंपली आप ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि ये कुतर्क है, कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। चलिए तो सर, क्योंकि मैं इसको लेकर प्रोग्राम बाकायदा कर चुका हूं, मैं अब अगले सवाल पर आता हूं। ये राहुल गांधी को पता होगा, आज की तारीख में तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो फिर इस तरीके के बयान के पीछे के रीजन क्या है और क्यों ऐसा होता है कि विदेश की धरती पर जाकर भारतीय संस्थाओं को, भारतीय सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है? विजेंद्र जी, इसे समझने के लिए आपको कांग्रेस की जो ओवरऑल राजनीतिक रणनीति है उसे समझना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक रणनीति है उसके 2 मुख्य कंपोनेंट्स या घटक हैं। एक है अंतर्देशीय, मतलब इंटरनल, देश के अंदर की राजनीति की जो स्ट्रैटेजी है इनकी, और एक है अंतर्राष्ट्रीय, इनकी राजनीति की क्या मतलब की रणनीति है। जो अंतर्देशीय रणनीति है इनकी, उसका जो कोर जो गोल है वो है देश में एनार्की या अराजकता फैलाना। आपने कई बार सुना होगा कि देश में, राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश में केरोसिन फैला हुआ है, बस एक माचिस लगाने की जरूरत है। तो अंतर्देशीय जो इनकी स्ट्रैटेजी है, उसका जो मुख्य गोल है वो तो है देश में एनार्की, अराजकता फैलाना। और अंतरराष्ट्रीय रणनीति जो है उसमें है कि भारत देश को नीचा गिराना, नीचा दिखाना, क्योंकि भारत की अगर इकोनॉमिक। चलिए सर, मैं इसको देखिए, मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक तो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरा अगर ये सही है तो सरकार के पास तो ज्यादा इनपुट होंगे। अगर वो देश विरोधी काम करें तो कार्रवाई कभी क्यों नहीं होती? राखी जी, अगर वाकई में वो देश विरोधी काम करते हैं, देश को बदनाम करते हैं
और आपकी नजर में वो हमारी ही संस्थाओं को कमजोर करने का काम करते हैं, तो कभी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कार्रवाई तो जनता करती है। लगातार राहुल गांधी जाकर के बाहर झूठ बोलते हैं। अभी उन्होंने पिछली बार वाला जो उनका ट्रिप था उसी में कहा कि सिख समुदाय को पगड़ी और कड़ा पहनने के रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप देखिए विजेंद्र जी, प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से सिख समुदाय ने यहां पर मनाया, पूरे देश में मनाया, कहीं पर कोई घटना नहीं हुई। तो उनका झूठ जो है वो जनता के सामने आता है लगातार। और जिस परफॉर्मे की बात हो रही थी वो परफॉर्मा मैं आपके पास सामने लेकर आई हूं। 65 लाख नए वोटर्स उन्होंने ऐड कर दिए 5:30 से लेकर के 7:30 बजे के बीच में। इसका प्रूफ जो है ये 17 गए। और प्रतीक जी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस तरह का परफॉर्मा मिलता है, उसमें नीचे दोनों एजेंट्स के साइन होते हैं। ये एजेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। और ये जो मैं परफॉर्मा लाई हूं ये पिछले लोकसभा का है। 632 वोट इसमें डले थे। और ये मिलने के बाद ही पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलता है। ऐसे हर पोलिंग बूथ पर आपको इस तरह का परफॉर्मा मिलेगा। आप मुझे बताइए विजेंद्र जी, कहां गड़बड़ हो सकती है? और अगर कहीं पर कोई डाउट है, किसी भी बूथ पर कोई डाउट है, तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो पहली अपील हुई महाराष्ट्र चुनाव में वो डीएम के पास होती है, वो 89 अपील्स हुई। और सेकेंड अपील जो वहां के मुख्य जो इलेक्शन अधिकारी था उसके पास एक ही अपील हुई। अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो जाकर वहां पे चेक कर सकते थे कि वहां पे कोई गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई है। उसी समय झारखंड में चुनाव होते हैं, इनका गठबंधन वहां पे 91 सीट्स में से 45 सीट्स जीतता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये हारते हैं तो इनको समस्या आती है। मैं अपने इलेक्शन कमीशन पर 100% विश्वास करता हूं। बिल्कुल, मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या ये है कि अगर राहुल गांधी वहां जाकर बयान देते हैं या तो वो सही है या गलत है, क्योंकि बीजेपी यहां से कहती है कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। बीजेपी यहां से कहती है कि वो देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि अगर वो देश विरोधी काम कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जनता क्यों करे, सरकार क्यों ना करे, कोर्ट क्यों ना करे, कानून क्यों ना करे, अगर वो देश विरोधी है तो? नहीं, गलत बात के लिए जो कर रहे हैं, देखो स्टेटमेंट आप खुद देखिए। अभी इन्होंने खुद ने जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहे हैं ये, तो इन्होंने लगातार उस स्टेटमेंट को चेंज किया। इन्होंने population of Himachal, the entire population, what almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 lakh voters, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा और विधानसभा के बीच में। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं। इन्होंने पहले 1 करोड़ बोला, फिर बोला कि 70 लाख ऐड कर दिए, ये लोकसभा में दिया हुआ स्टेटमेंट। और उसके बाद कहा कि 39 लाख लोग ऐड कर दिए। तो ये लगातार जो स्टेटमेंट चेंज होते हैं इसलिए जनता इनको सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है विजेंद्र जी। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जिस तरह से इनको लगता है मैं पहला परिवार हूं, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब एक्शन यहां पर हो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन जाकर के बाहर निकलती है और जनता इनको जवाब देती है। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी की, एक नेता के इंटरेस्टिंग है मैम, एक्शन ले रही है ईडी जी, आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, रिएक्ट कर रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि इनका झूठ है। ये लगातार चाहे बाहर जाके किसी भी बारे में स्टेटमेंट दे वो गलत होता है, चाहे वो सिख समुदाय के लिए कहा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के लिए कहा हो। महाराष्ट्र के लिए भी अलग अलग डेटा देते हैं। ये खुद अपने डेटा में अभी फंस गए प्रतीक जी, क्योंकि 2020 का सेंसेक्स दे रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप 9.7 करोड़ 2020 में भी नहीं हुआ, 2011 अंतिम सेंसेक्स, जो महिला बाल विकास का जो डेटा ये बता रहे हैं 2020 का, ये इलेक्शन तो 2024 में हुए हैं। और उसके बाद भी देखिए वोटिंग कितनी हुई है प्रतीक जी। क्या वोटिंग अडल्ट से ज्यादा हो गई वोटिंग, जहां पे जो संख्या आप बता रहे हो उसके हिसाब से भी? तो वोटिंग वहां 6.5 करोड़ की हुई है और इलेक्शन कमीशन के अनुसार वहां पे कुल वोटर्स 9.7 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डेटा है कोर्ट में जाना चाहिए। क्या है ऐसा? हालांकि मैं उस नाम तक जाना नहीं चाह रहा क्योंकि सैम पित्रोदा भी साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि हो सकता है सैम पित्रोदा ने क्या दिया हो, कहे तो कहे, क्योंकि वो इंडियन ओवरसीज के वैसे भी वहां पे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की ही विंग है। क्या वाकई में आपको लगता है कि एक बयान इसलिए दे दिया जाता है कि जिस देश में बैठे या जहां आसपास जो भी इंटरनेशनल है उसको एक मसाला मिल जाए और एक कॉन्स्पिरेसी शायद तैयार हो कि चलिए इस बारे में बात की जाए? देखिए, जहां तक है कि अमेरिका हो चाहे वेस्ट के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के जो हैं, ये अपने आप को लोकतंत्र के मतलब दावेदार और क्या कहते हैं सबसे बड़े संरक्षक यही मानते हैं अपने आप को। विकासशील देश हो या जो गरीब देश हैं, उनके यहाँ सत्ता में पैठ बनाने के लिए पहले ऐड दिया करते थे। ऐड देने करके बाद में यहाँ की जो खुफिया जानकारियाँ या मतलब सरकार जो मौजूदा होती है उनके बारे में नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है और पटेलाई कर रहे हैं। क्या ह्यूमन राइट्स अमेरिका में नहीं होते? क्या अमेरिका में क्राइम नहीं होते? क्या लोकतंत्र की धज्जियाँ अमेरिका में नहीं उड़ा दी जाती?
कैपिटल हिल की जो घटनाएं हुई वो क्या अमेरिका में नहीं हुई है? तो ये चीज नरेट करने के लिए वहां बाकायदा फंडिंग होती है। ये इनको सोचने की बात है। आज चूंकि वो नंबर 1 पे नहीं, आप ये कह रहे हैं फंडिंग के चक्कर में राहुल गांधी बयान देते हैं? नहीं, फंडिंग के उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। ये जो उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जो जिस तरह के जो नरेट किए जाते हैं एनजीओ के माध्यम से, जिस तरह से दिया जाता है, एक बाकायदा ये भी बात है। और साथ साथ ही कांग्रेस के जैसे सैम पित्रोदा हैं या वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब क्या कहते हैं जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी मतलब उन्हीं लोगों से मतलब क्या कहते हैं मिले हुए और वहीं मतलब आप ये कह रहे हैं सैम पित्रोदा के कहने पर राहुल गांधी ने बयान दिया होगा? नहीं, ये भी है गाइडेंस तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। लेकिन बात ये है कि वो जो विपक्ष का जो हमेशा वो सत्ता विरोधी मतलब लोग ये जो वेस्ट का जो कंट्रीज की फिनोमेना ये है कि जो वहां सत्तारूढ़ दल है उसके सामने कोई ऐसी चुनौती खड़ी करने के लिए विपक्ष के लोगों को मतलब नरेट करना। मैं ये कह रहा हूं जहां कांग्रेस जीती है वहां तो जश्न होता है जी। प्रियंका गांधी जीती हैं, जश्न होता है। झारखंड जीता जाता है, जश्न होता है। तो जहां हार जाते हैं वहां क्वेश्चन क्यों होता है? स्वीकार क्यों नहीं करते? राकेश जी ने एक वीडियो सुनाया था, मैं भी एक वीडियो सुनाया था। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये सुनिए 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 क्या कह रहे हैं दक्षिण कोरिया में। क्या अब देखिए बीच में बोलने लगे? नहीं आप सुनिए तो सही, मैंने सुना, आप प्यार से सुना था आपका वीडियो। मैं आपको डेटा दूंगी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा इस वीडियो का। आप मेरे वीडियो का भी जवाब दीजिएगा साथ। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। अब आपके वीडियो का जवाब देता हूं। आपने वीडियो पूरा सुनाया नहीं, दोबारा आपका मौका आएगा, आप दोबारा सुनाना। अरे अभी लो, अरे सुनिए, अब देखिए बीच में बोलने विजेंद्र भाई अब फिर मेरे बीच में बोलने लगे। विजेंद्र भाई अब फिर मेरे बीच में बोलने लगे। अब देखिए मेरे बीच में बोलने लगे। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी जी ने बोला 65 लाख वोटर जो है 5.5 से 7.5 के बीच में डाले गए, वो सही है। और जो 35 लाख जो वोटर की बात की गई कि जो पॉपुलेशन 35 लाख वो कहां से आ गए 6 महीने के अंदर, जो 5 साल के अंदर 32 लाख है। यही तो बात करिए, तो कहां अलग बात करिए। मेरे लिए कोई इलेक्शन नहीं है, मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं। ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा किसी स्टेट में घोषणा की होगी तो उसने ये नहीं बताया होगा कि यहाँ के टोटल वोटर कितने। नहीं बताया, नहीं बताया, मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं बताया। आपने कितने वोट डाल दिए ये आपके 11 दिन बाद कैसे बदल जाते हैं? चलिए बताइए। लोकसभा के अरे आप मेरी बात सुनिए। नहीं आप कुछ भी बोल रहे हैं। लोकसभा में कितने दिन बाद बताया गया? लोकसभा में कितने दिन बाद बताया गया? महेश शर्मा, अरे लोकसभा में कितने दिन बाद बताया गया? 1 मिनट भाई, कितने दिनों बाद बताया गया? मुझे महेश शर्मा जी, आपने कम से कम 40-50 इलेक्शन देखे होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट में इलेक्शन अनाउंस करने से पहले ये ना बताया गया कि स्टेट के अंदर कितने वोटर हैं, कितने वोटर हैं? क्या बात कर रहे हैं? 11 दिन बाद महेश जी, वोटिंग परसेंटेज कितनी होगी? स्टेट के हिसाब से। अरे विजेंद्र भाई, मैं आपसे क्या कभी ऐसा होता है? वोटिंग परसेंटेज 11% कैसे बढ़ गई? वोटिंग परसेंटेज पे जाएंगे कैसे बढ़ गई? मैं जाएंगे ना वोटिंग परसेंटेज पे। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 11 दिन बाद सही बढ़ी एक बार, रुकिए। 11 दिन बाद परसेंटेज कैसे बढ़ गई? 1 मिनट, ये पूछ रहा हूं मैं। 1 मिनट, आप मुझे बताइए। 1 मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, जिस मुद्दे पर हम बात करें उसमें महेश जी, क्योंकि वक्त की कमी है, जरा बताइए कोई इलेक्शन ऐसा होता है कि उसकी घोषणा के दौरान ये ना बताया जाता हो कि कितने वोटर हैं, कितने ऐड किए गए हैं, उनमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने? क्या कभी ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा, मतलब सारी जो मतलब है डिफरेंस क्यों आ जाता है? कमाल कर रहे हैं प्रतीका बाबू। मैं कह रहा हूं डिफरेंस है। कमाल कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, कमाल आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिफरेंस है। यही सवाल हमने किया था। डिफरेंस है, डिफरेंस है। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि जितनी घोषणा की उससे ज्यादा वोट पड़ गए? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी घोषणा की, अब आपको बताया था जो वोट ऐड करने का ऑप्शन होता है वो चुनाव डिक्लेयर करने के बाद भी चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वोटर ऐड करना बंद कर देते हैं। महेश शर्मा जी, ऐसा नहीं है। महेश शर्मा जी, ये जो भी अगर कंप्लेंट होती है या कोई भी शिकायत होती है चुनाव आयोग से की जाती है। की ना हमने तो, लेकिन जवाब ही नहीं दे रहे। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इसका मतलब बीजेपी की दूसरे देशों में जाकर के उसके बारे में मतलब नरेट वो उसके बारे में क्या उसकी छवि को बरसा रहे थे। भारत के लिए बरसा रहे थे।
थे। सिंह साहब, फ्रस्ट्रेशन है। बहुत ज्यादा फूल बरसा रहे थे। लगातार आ रही है, किस नेता की वजह से आ रही है, बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी इनको मालूम है क्या समस्या है? डेमोक्रेसी एड्रेस किताब किसने लिखी थी? जीवीएल नरसिम्हा ने, जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। सबसे पहले बीजेपी के नेता थे और लाल कृष्ण आडवाणी और गडकरी जी ने उसकी इनॉग्रेशन किया था। नेता मैं भी जानती हूँ, जनता भी समझती है कौन सा नेता है वो। उस नेता के नेतृत्व में आप हार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आप इलेक्शन कमीशन में भी दिखाते हैं, ईवीएम पे भी दिखाते हैं, उसको होगा नहीं। प्रतीक वो भी दोहरा रहा है कि पर जब खुलकर कहा गया है कि आइए ईवीएम को हैक कीजिए और कोई पहुंचा नहीं वहां पर, ये भी सच्चाई है। आप रुक जाइए भाई, मैं आपको फिर चैलेंज कीजिए आप, फिर चैलेंज बहुत अच्छा है। और ईवीएम सिंह साहब अब कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस अब ये कह रही है कि सिंह साहब कि भाई एक तो सॉफ्टवेयर भी दे दीजिए अब हमें, अब तो ईवीएम के अंदर का सॉफ्टवेयर भी दीजिए, सारे वीडियो भी दीजिए। पर मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में राहुल गांधी विदेश पर जाकर इस तरीके के बयान इसलिए देते हैं ताकि वो खुद को काउंटर करा सके कि भाई मेरी गलती नहीं है कि मैं लगातार चुनाव हार रहा हूं या मेरे नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार रही है? वहां का सिस्टम ऐसा है कि हम चुनाव हार रहे हैं। हो रहा था जब किसकी गलती थी? अटल जी हार रहे थे, आडवाणी जी हार रहे थे, जब किसकी गलती थी? प्रतीक एक मिनट, एक सिंह साहब तो सिर्फ यही बोलेंगे अरे मोदी जी भूल बता रहे थे क्या? जी सर रिटायर्ड आईएएस है भाई वो, और वो आपके दौर के रिटायर्ड आईएएस है। विदेश कर रहे हैं सबको जो प्रतीक ये गलत है भाई, नहीं ये गलत है प्रतीक, प्रतीक ये गलत है भाई, भाई ये गलत है प्रतीक, ये गलत है प्रतीक भाई। जो सही बोलने लग जाए वो बीजेपी के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाकर क्या बोल रहे थे? आपने एक शब्द बोला क्या कर रहे थे? वो क्या कह रहे थे? लॉजिक आपके पास नहीं है, आपका वीडियो पूरा नहीं चला, आप पूरा अपना वीडियो चला करके आप शेयर कर देना। का श्रेय किस पे जाए? ईवीएम पे जाए, इलेक्शन कमीशन पे जाए, और इसीलिए जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 80 चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार ये चाहती है कि किसी और में ठीकरा फूटे, उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया और लाल कृष्ण आडवाणी ने उस किताब का मंचन किया, गडकरी ने उस किताब का मंचन किया। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया ईवीएम पर, और इसीलिए राहुल गांधी जो है वहां जाकर अलग-अलग बातें करते हैं। अरे आपके मोदी जी क्या कर रहे थे वहां पे? प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? एक मिनट, AK सिंह साहब फाइनल कमेंट, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या खुद को डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी बयान देते हैं ताकि उनको क्वेश्चन ना हो कि भाई वो चुनाव हारे हैं बैक टू बैक? AK सिंह साहब एक मिनट, घोटाले लगातार भाव था 2014 में आके मोदी जी ने लगातार काम किया। आप मुझे बताओ पहले कौन से यूनिकॉर्न्स थे मैन्युफैक्चरिंग में, हम इंडिपेंडेंट करें, हमारी सेना स्ट्रेंथन हुई है, हमने लगातार काम किया। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, अरे मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए बस उनसे। AK सिंह साहब, AK सिंह साहब, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। AK सिंह साहब, AK सिंह साहब भाई बोलिए ना AK सिंह साहब, और ये भी बता दीजिए कि चलिए माफी चाहूंगा AK सिंह साहब, शुक्रिया आप सभी का। लेकिन प्रतीक आप कह रहे हैं तो फिर देश को ये देखना पड़ेगा कि भाई देश के अंदर ऑफिशियली पहला घोटाला क्या हुआ था? कहीं वो जीप घोटाला तो नहीं, जो सेना के लिए जीप खरीदी गई उसका घोटाला? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इस पर एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं, आप खुद चेक कीजिएगा। लेकिन कोई भी भारतीय, मैं नेता तो छोड़ दीजिए, कोई भी भारतीय अगर बाहर जा रहा है तो वो भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए जा रहा है, ना कि अपमान करने के लिए। और जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेता है। नमस्कार।